डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। मेरे साथ हैं आज डॉक्टर रविंद्र हुड्डा जो कि पीडियाट्रिशियन है यानी कि बच्चों के डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो जी थोड़ा सा मैं जो है ना असली मुद्दे पे आने से पहले थोड़ा सा आपकी ब्रीफ बताओ। आपने एमबीबीएस कहाँ से किया? डॉक्टर बनने का सपना जी कब लिया आपने? जी मैं यहीं और रोहतक का ही रेजिडेंट हूँ शुरू से। और 1990 में मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था, यही मेडिकल कॉलेज रोहतक में। उसके बाद जो है पीएमटी होता था हाँ ना, पीएमटी होता था। मेडिकल टेस्ट। पीएमटी करा था, तो फिर उसके बाद 95 में एमबीबीएस कंप्लीट हुआ था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट करी मैंने 97 तक, फिर सीनियर रेजिडेंट था। ये बात वैसे डॉक्टर बनने का सपना कब देखा था? सपना तो 88 में देखा था, जब 10th पास करी 1988 में। जब 10th करी तो उसके बाद ही मुझे लगा कि भाई आई एम सुटेड फॉर, क्योंकि बायोलॉजी मुझे बहुत पसंद थी, बायोलॉजी होता था। हाँ, तो बायोलॉजी पसंद थी मेरे को मैथमेटिक्स के मुकाबले, तो उसी टाइम ये लगा था कि भाई आई एम बेस्ट फिट फॉर डॉक्टर। 10वीं आपने 12वीं कहाँ से की? 12वीं ये यूनिवर्सिटी कॉलेज होता था, यूनिवर्सिटी कॉलेज रोहतक। यूनिवर्सिटी कॉलेज रोहतक तो से। आप तो मेधावी छात्र रहे होंगे क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हाँ डॉक्टर बन गए। हाँ, बस हमारी क्लास में 4-5 का ही हुआ था। आउट ऑफ लगभग 150 क्लास में से 4-5 का ही हुआ था। हाँ, हाँ। तो आपका पीएमटी में सिलेक्शन हो हाँ जी, गया बाई चांस रोहतक में ही हाँ नहीं? रोहतक में ही, बिल्कुल। और वैसे बीबीएस कितना मुश्किल कोर्स होता है? एमबीबीएस काफ़ी मुश्किल कोर्स होता है। एमबीबीएस में 5 साल पूरी रगड़ाई होती है, तो एमबीबीएस काफ़ी टफ कोर्स है। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी वो उससे भी टफ है, जिसमें 48-48 72 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, तो काफ़ी टफ कोर्स रहता है। और एक डॉक्टर कितने साल लगा देता है एक डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर बनने में? बढ़िया डॉक्टर बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। जो एस्टेब्लिश डॉक्टर होने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। उम्र कितनी को हो जाती होगी? उम्र 40 साल हो जाती है। 40 साल में वो set होता है। हाँ 35-40 से पहले सेट नहीं होता। 35 40 फिर उसका ब्याह भी हो। हाँ उसके बीच में ही उसको करना पड़ता है सब। हाँ, तो एमबीबीएस के बाद एमडी करना जरूरी नहीं, तो फिर एमबीबीएस तो सिंपल बीए की तरह हो हाँ जाती है। बीए की तरह हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर आप रोहतक में आपने क्लिनिक कब शुरू किया? रोहतक में क्लिनिक 2000 में स्टार्ट किया था मैंने। 98 में 99 में रिजाइन किया था मेडिकल कॉलेज रोहतक से। सीनियर रेजिडेंट था वहाँ पे मैं। तो उसके बाद 2000 में मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे हॉस्पिटल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आजकल ना जिस मुद्दे पर आपसे आज हमारे को ये इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे आप जैसे साथी डॉक्टर हैं जो हमारे भी दोस्त हैं, तो उनका ये कहना है कि डॉक्टरों को धमकी आ रही है और पैसे के लिए, जिसको रंगदारी कहते रंगदारी, हैं, एक्सटॉर्शन मनी कहते हैं, बिल्कुल। कि अगर आपको जिंदा रहना है तो पैसे दो। बिल्कुल। अब ये कितना सच है पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, और कितना व्यापक है ये? ऐसा है, मैं जो है ना मुख्य रूप से इस साल 2024 में मैं आईएमए का रोहतक का अध्यक्ष था। तो उस टाइम पे मेरा ज़्यादा एक्सपोजर हुआ। उससे पहले तो ये हुआ कि इंडिविजुअली ज़्यादा पता नहीं लग पाता, बस हल्का फुल्का सरसरी खबरें पता लग पाती हैं कि भाई उसको उसके पास एक्सटॉर्शन की धमकी आई है, उस डॉक्टर के पास आई है। पर अब ये है कि अध्यक्ष होने के नाते डायरेक्टली मेरे पास भी सभी डॉक्टर सूचित करते थे कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, ये आपकी सूचनार्थ हम बता रहा हूँ कि भाई आप जो भी है एसोसिएशन के थ्रू कार्रवाई करें, या जो भी जिलाधिकारी हैं उनको अवगत कराएं। पुलिस तो अधिकारी। आज पुलिस अधिकारियों को अवगत कराएं, ताकि जो है ना हम पे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। तो आपके पास मतलब मैं किसी का नाम तो हम जिक्र नहीं करें क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, जी जी। तो कितना व्यापक कितना है ये मामला? ऐसा है, ये बहुत व्यापक हो चुका है। मैं तो देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल में हमारे 10-15 साथियों को धमकी मिली है, किसी न किसी तौर पे। 10-15 रोहतक के बड़े डॉक्टरों को और धमकी मिली है, हाँ। जी। पिछले 2 साल में मैं कह सकता हूँ ये पिछले लगभग। 2 साल, क्योंकि आप खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रोहतक चैप्टर के अध्यक्ष रहे हो। जी जी। साल 31 दिसंबर तक। हाँ तो अभी सब कुछ ऑफिशियली आपके पास? डेफिनेटली सभी सारी सूचना मेरे पास ही, एक तरह से पोलिंग होती थी। तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ पिछले 2 साल में लगभग हमारे 10 साथियों को किसी न किसी तरीके से धमकी का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में डॉक्टर जिसके पास धमकी आती है, मनोस्थिति क्या हो जाती है? मनोस्थिति बहुत ही खराब होती है। कई बार तो बहुत हड़बड़ाहट में फ़ोन आता है और बहुत परेशान।
उसका कारण बड़ा वो है कि भाई हम लोग इक्विप्ड नहीं होते, हम लोग इसके लिए तैयार नहीं होते इन चीज़ों के लिए, क्योंकि सारे दिन सेवा करनी है मरीजों की, सारे दिन बीमारों में रहना, दुखी परेशान लोगों में रहना, तो इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते इस टाइप की घटना के लिए। तो बड़े घबराहट में विभिन्न डॉक्टरों ने फ़ोन किया है कि डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे मेरे पास अज्ञात नंबर से फ़ोन आया है या विदेश से कॉल आई है या ऐसे-ऐसे कोई इस तरह का कह रहा है। तो बड़ा मतलब हार्दिक अफ़सोस हुआ उस टाइम पे कि भई ऐसा भी हो सकता है कि सारे दिन हम मरीज़ की तीमारदारों से लगातार हम उसमें रहते हैं, मरीज़ों की सेवा में, और उसके बाद ही भी ये मतलब तो बड़ा अनहोनी बात है। डॉक्टर जैसा आपने बताया करीब 35 से 40 साल का हो जाता है सेट होने में, लेकिन बिल्कुल, उससे पहले उसका सारा जीवन पढ़ाई में लगता है, किताबों में लगता है। एग्ज़ैक्टली, फिर उसके बाद जब उसको होश आता है तो इस तरह की चीजें फेस करने को मिलती है। बिल्कुल। यानी कि जो दूसरों के कष्ट काटता है आज वो संकट में है। वो संकट में हो जाते हैं। तो ये बड़ी मुझे अनहोनी बात लगती है कि भई इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ये समाज का मैं तो पतन का प्रतीक मानता हूँ इसको, कि भई जो आपकी सेवा कर रहा है, ये तो वैसे ही हुआ ना कि हम किसी के पैर दबा रहे हैं और पैर दबाने वाला ही आपको लात मार रहा है। हम समाज की जो है रोगी हैं या और किसी भी तरह हम समाज के उत्थान के लिए और बीमारों की सेवा कर रहे हैं और हमें धमकियाँ मिल रही हैं, तो ये क्या है? कैसे ये प्रोसेस होता कैसे है? क्या व्हाट्सएप कॉल आती है या मेन कॉल आती है, बंदा आता है, होता क्या? नहीं, आमतौर पे जो विभिन्न सोर्सेज़ से जो मेरे पास इस बार सूचना आई है ज़्यादातर, वो ये आई कि अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है, जो कि कई बार ये होता है कि भई कोई जैसे पेशेंट है, उसका रिलेटिव है, तो वो भी हो सकता है लीक कर देता है ये बात कि भई डॉक्टर साहब के यहाँ पे पैसे काफ़ी कम रहे हैं, या इस तरह की कोई जो है ना वो जानकारी अपने उनको दे देता है। और कई बार इनडायरेक्ट भी होता है कि भई वो रेकी करते हैं, वो जो भी जो खराब एलिमेंट है वो रेकी करते हैं और वो पता लगा लेते हैं कि भई किस डॉक्टर की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी चल रही है। उन डॉक्टरों को अपना विभिन्न माध्यम से या विभिन्न फ़ोन नंबर से वो फ़ोन करते हैं। तो अगर आपने पिछले 2 साल में 10 से 15 बड़े डॉक्टरों का नाम लिए तो इसका मतलब हम लोग और जो हमारी ऑडियंस है, जो रोहतक से संबंधित हैं, जी, वो कम से कम उन डॉक्टरों को ज़रूर जानते होंगे क्योंकि बड़े नाम होंगे। निश्चित तौर पे। तो ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा होता है, उसके भीतर लोन भी तो बहुत बड़ा होता होगा। कितनी सारी लायबिलिटीज़ भी तो कितनी होती बहुत लायबिलिटीज़ होती हैं, सारा इनकम टैक्स और होम लोन, हाउसिंग लोन और 20 तरह की मतलब लाइसेंसिंग हमारे पर लगभग 20-30 तरह के लाइसेंस हैं हमारे पास प्रदूषण बोर्ड से, और मतलब अलग-अलग एजेंसियों के 20 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और उसके बावजूद मतलब ये है बड़ा मतलब अजीब-ओ-गरीब बात है। वो तो इतने खर्चे निकालना बड़े हॉस्पिटल के, बिल्कुल, सैलरीज़ देनी है, बिल्कुल, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लास 4 एम्प्लॉयी है। मुझे बिल्कुल। लगता है कि शायद जो जो भी हैं हाँ, पेशेंट या वो डॉक्टर के बड़ा हॉस्पिटल तो देख लेते हैं, हाँ, वो ये लेकिन उस पे कितना बड़ा बोझ है, वो बि काँटों का ताज है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो नहीं देख पाते, उनको ये लगता है कि भई बस वो गल्ले में पैसे आए जा रहे हैं, वो पेमेंट तो नहीं देख रहा ना, मतलब इनपुट देख रहा है वो, आउटपुट नहीं देख पा रहा है कि भई आउटपुट कहाँ जा रही है। इनपुट तो ठीक है, आ रहे हैं शाम तक, चलो 20,000 50,000 जितने भी आए, लेकिन ये है जब पेमेंट करेंगे उनको दिखा के थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। पेमेंट तो अपने ऑनलाइन करेंगे या जैसे भी बैंक में जमा करा के जब पेमेंट करनी पड़ रही है हमें विभिन्न एजेंसियों को, और हाउसिंग लोन है, अपनी किस्त देनी है, वो किस्त उनको पेशेंट को नहीं पता कि भाई हम कितने खर्चे सहन करने पड़ रहे हैं। तो मतलब ये है कि डबल मार हो जाती है हम पे, कि एक तरफ से हम जो है ना, और कमाई भी आजकल बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है क्योंकि विभिन्न एजेंसियों का इतने ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, लोन वगैरह, तो कमाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब व्यापारी वर्ग भी हमसे बहुत फालतू कमा लेता है, लेकिन उनके पास इतना नहीं है, पर डॉक्टरों के पास अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा मैंने ये देखा है कि कुछ ट्रेंड सा बन गया है पिछले 1-2 अच्छा, साल से। पेशेंट्स की क्योंकि कई बार जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बाहर खड़े होते हैं अपना नंबर, तो पेशेंटों को बात आपस में करते हुए सुनते हैं। हुँ, हुँ। तो वो आपस में क्या यही बात करते हैं, भई डॉक्टर तो बहुत छाप रहा है। हुँ, ये जनरल परसेप्शन नहीं, बना रहा बिल्कुल, बिल्कुल, है। या फिर थोड़ा और कड़वे शब्दों में तो ये तो पेशेंटों को लूट रहा है। बिल्कुल। इतनी महँगी दवाई, इतनी महँगी पर्ची कर रखी है, हर हफ्ते में बुला लेता है। हुँ। जनरल परसेप्शन ये है। हाँ, ये है। लेकिन इसका मिथ आपने बताया कि इसके पीछे कितना कुछ हुँ, लगता है। हुँ, बिल्कुल। और अगर यही सुविधाएँ उनको सरकारी हॉस्पिटल में मिलें, हुँ,
तो फिर शायद मुझे लगता है कि हाँ, कुछ हाँ, तब तो सरकार को खुद ही अपने जो है ना उसको सुधारना चाहिए स्तर को, जिला अस्पताल हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, उनके स्तर को ऊपर उठाए ना सरकार। तो ऊपर उठाएँगे तो निश्चित तौर पे जो है ना मरीज़। और दूसरी बात ये है, नहीं, पर अकेला ये कारण नहीं है। अकेला ये कारण इसलिए नहीं है, अभी सिविल अस्पताल मौजूद है, मेडिकल कॉलेज मौजूद है, किसको लगता है कि भई चार्जेज़ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो उसको वहाँ पे सरकारी सेवाएँ, हम कोई किसी रेगिस्तान या किसी टापू पे नहीं रह रहे हैं कि भई वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएँ नहीं हैं, चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उसके बावजूद हमारे पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि हम सर्विसेज़ बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो मतलब ये हुआ, सर्विसेज़ भी चाहिए उनको, बेटर सर्विसेज़, लेकिन उसके लिए पेमेंट करते वक़्त उनको दिक्कत आती है कि भई। डॉक्टर साहब हम अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जी। जब ये थ्रेट्स आ रही हैं, कॉल आ रही हैं, तो उसके बाद आप लोग जिला जो पुलिस के हैं, डिप्टी कमिश्नर है, सरकार भी है, चीफ मिनिस्टर भी है और भी सरकार में डीजीपी, क्या उन सब तक ये बातें पहुंच चुकी है या पहुंची नहीं है? मामला क्या है? नहीं, निश्चित तौर पे पहुँची हैं। हमने जो पुलिस अधिकारी हैं उनको समय-समय पे सूचित भी किया है और उन्होंने कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा कि कार्रवाई नहीं की है। पर प्रॉब्लम ये है कि भई कार्रवाई किस पे करें? एक टारगेट फिक्स नहीं है। टारगेट हज़ारों असामाजिक तत्व हैं समाज में, तो मतलब किस-किस पे कार्रवाई करें? वो निश्चित तौर पे हमारे साथ रहा है प्रशासन। प्रशासन ने काफ़ी सहयोग किया है। नहीं, और प्रशासन क्या करे? सिक्योरिटी देता है? प्रशासन सिक्योरिटी देता है। प्रशासन जो है, और जो भी कितने समय तक देता है? प्रशासन सिक्योरिटी, देखिए आमतौर पे ये होता है कि 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने तक, जब तक हमें लगता है असुरक्षा की भावना है। पर उसके बाद लेकिन प्रशासन ये है कि भई थोड़े दिन के बाद हाथ खड़े कर देता है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ। क्योंकि थोड़े दिन के बाद कहता है, क्योंकि जो भी ड्यूटी लगा रखी है, सरकार कहती है कि पेमेंट आपके लिए तो ये नहीं आ रही ना इतने दिन के लिए। आप 15 दिन, 10 दिन देख लिया हमने, कुछ जो अब डर की बात नहीं है, तो आम तौर पे सिक्योरिटी फिर हटा ली जाती है। लेकिन जो खतरा है उसका निराकरण नहीं हो पाया तब तक। तो हम एक असुरक्षा की भावना में फिर हमें हमारे दोस्तों को, साथियों को जीना पड़ता है। यानी कि धमकी मिलने के अगले 15-20 दिन तक सिक्योरिटी मिलती है। हाँ। उसके बाद अगर रखनी हो किसी को हाँ, तो हाँ। उसके बाद तो फिर ये है कि भई देखिए उसमें आम तौर पे मुमकिन नहीं हो पाता है। और लेकिन ये है कि भई या तो उसमें इनडायरेक्ट मीन्स हैं कि भई हम किसी पॉलिटिशियन या राजनेता से बात करें, उससे संपर्क करें, उससे विनती करें, तो फिर थोड़ी-सी बढ़वा सकते हैं। या फिर जिला जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे ही और विनती करें तो और 10 दिन, 15 दिन बढ़ा देंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि जो जड़ है समस्या का वो तो दूर नहीं हुआ ना। क्योंकि ये तो है नहीं 1 महीने में वो जो भी जो अराजक तत्व हैं वो बैठ जाएँगे चुपचाप। वो तो अपना यूँ का यूँ है, वो अपना 1 महीने के लिए अपना अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर वहीं का वहीं। डॉक्टर तो एक टैंक के फौजी की तरह हो गया, ना तो निकल के भाग सकता, उसको तो अपना ओपीडी में बैठना है, पेशेंट भी देखने हैं। पेशेंट बैठने हैं तो उसको पता ही नहीं अब भाई किस टाइम कौन मतलब मरीज़ के तीमारदार बन के आ जाएँ या कैसे आ जाएँ, तो बड़ी मतलब हमारे लिए खराब स्थिति आ गई है। मैंने सुना है कि इसी रवैये के चलते बहुत सारे डॉक्टरों ने अपना पर्सनल हथियार भी लेना पड़ रहा है उनको। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो है ना हम मजबूर हैं, हम तो नहीं लेना चाहते थे क्योंकि अजीब लगता है कि भई और जब हम लाइसेंस इश्यू कराते हैं तब भी बड़ा अजीब लगता है, बिकॉज़ हम ट्यून्ड नहीं है, ना ही हम कोई ट्रेनिंग कर रखी होती है अपनी सुरक्षा के लिए। और तभी उनके इतने हौसले बुलंद हैं, जो भी अराजक तत्व हैं कि भई इनके पास डॉक्टर साहब हैं, बड़े शरीफ से हैं और जो है ना इनको अपना अपना वो कर दो, धमकी दे दो। और अगर हमारे सुरक्षा माँगते हैं तो उसमें ये है कि हथियार लेने में भी अजीब महसूस होता है, लेकिन मजबूरी ये है कि सामाजिक पतन इतना हो चुका है, इतने सारे गुंडे लोग घूम रहे हैं, तो मजबूरी में हमें हथियार भी लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन के ना मुझे एक कहानी याद आ गई। हुँ। एक बार एक राज्य में ना कोई राजा राज करता था, तो उसका बेटा जो है वो स्कूल में पढ़ने जाता था। हुँ। तो जो मास्टर जी था स्कूल में, जी। वो जो है, जो शरारत बच्चे करते थे उनको पीट देता था, हुँ। लेकिन वो राजकुमार को पीट नहीं पाता था। बिल्कुल। तो इस मुद्दे को लेकर के वो राजा के पास पेश हुआ हुँ। कि जी आप प्रिंस जो है हुँ। राजकुमार वो शरारत करता है, हुँ। लेकिन मैं पीट नहीं सकता क्योंकि ये आपका बेटा है, हाँ, हाँ। तो इसका कोई सोल्यूशन निकालिए। हुँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सोल्यूशन कर देते हैं। हुँ। तो उन्होंने सोल्यूशन ये किया हुँ। कि राजकुमार के साथ हुँ। एक और बंदा भेजना शुरू कर दिया हुँ। कि जब कभी भी ये शरारत करे ना हुँ। तो इस बंदे को पीट देना। बिल्कुल। तो उसको नाम दिया गया विपिन बॉय, यानी विपिन। कि उसको कोड़े बरसा दो। ठीक है। तो ये जो डॉक्टर है ना,
ये विपिंग हो गए हैं, हाँ, हाँ। गलती किसी की भी हो, कुछ भी हो, इनको पकड़ लो। इनको पकड़ लो। बिल्कुल। लेकिन विपिंग बॉय बना रखा है, इधर से पुलिस सहयोग करके, जैसा आपने बताया, सहयोग करके राजी नहीं है। हाँ। गैंगस्टर तो सिर पे चढ़े ही हुए हैं। बिल्कुल। और जो पेशेंट्स का रवैया है, जो जैसा आपने बताया कि कुछ पेशेंट्स का रवैया ऐसा है, उनको लगता है डॉक्टर तो बहुत छाप रहा है, बिल्कुल। इसको अगर धमकी मिली है तो अच्छी बात है। बिल्कुल। मतलब ये भावना जो एग्जैक्ट। देखिए, मरीज जब आता है, जिस टाइम आता है हमारे ओपीडी में, उस टाइम वो कहता है जी आप तो भगवान का रूप हो। जब वो थोड़ा सा बीच का हो जाता है, थोड़ा सा ठीक हो गया, वो कहता है जी ठीक है, भगवान की मर्जी थी और भगवान ने वो आशीर्वाद था, थोड़ा बहुत मेहनत आपने भी करी। और जब बिलिंग देखिए, अब प्राइवेट हम प्राइवेटली हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें अपना लोन भी देना है, बिजली के खर्चे, पानी के खर्चे, स्टाफ की तनख्वाहें, सब कुछ पे करना है। वो ये तो है नहीं सरकार हमें देगी, तो उस पेमेंट के लिए हमें सरकार बीमारों से फीस तो लेनी पड़ेगी। उस टाइम जो है, जब मरीज की छुट्टी करते हैं, मरीज को लगता है कि ये क्या मतलब हुआ, अभी फीस की इतनी फीस कैसे बढ़ा दी। तो ये चीज़ें जो है समाज को भी सुधारनी पड़ेगी कि भाई साथ में जब सरकारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, या उसमें वहाँ जाओ, या फिर अगर हमारे पास आना है तो जो फीस है जो मुकर्रर कर रखी है, हमने बाहर लगा रखी है कि भाई इतनी फीस हम लेंगे, इतनी दाखिले की फीस है, इतनी बाहर की फीस है, तो फिर उसमें किच-किच नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आईएमए के लेवल पे आप लोग, आपका तो डिस्ट्रिक्ट चैप्टर हो गया, जी, फिर आपका स्टेट भी है, जी, नेशनल चैप्टर भी है, जी। तो ये डॉक्टर कम्युनिटी क्या करने जा रही है? क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता सिर्फ रोहतक की है। नहीं, हर जगह ये प्रॉब्लम, देखिए इस बारे में कई बार मंथन हुआ है, तो हर बार यही हुआ है मंथन। एक तो जो हमने शुरू किया है, एक तो थोड़ा पुलिस से थोड़ा समन्वय बेटर करने के लिए हमने जिला के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको अपनी मीटिंग्स में कई बार इनवाइट किया है कि वो हमसे हमारी समस्याओं से जागरूक रहें। और दूसरा, अब जो एनजीओ हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रोटरी है, बार एसोसिएशन है, उनकी पदाधिकारियों को भी हम अपने पास इनवाइट कर रहे हैं, ताकि हम उनको अपना प्रॉब्लम्स बता पाएँ। दूसरी बात, उससे ये भी फ़ायदा हुआ है कि शहर के विभिन्न तबकों से हमारा इंटरेक्शन बढ़ी है। इंटरेक्शन बढ़ने से ये है कि भई जब सब लोगों का कोई न कोई, अब जो भी अराजक तत्व हैं, जो धमकी दे रहा है, उसका भी कहीं न कहीं से तो लिंक मिलेगा। उसका कोई बच्चा, पोता, दादा कोई तो हमने ठीक करा ही होगा। तो उसके थ्रू हमें फिर हम सामाजिक तौर पे थोड़ा-सा सक्रिय होने की अब कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम समाज में विभिन्न तबकों को जानते हों, ताकि वो हम उनके थ्रू उन तक पहुँच पाएँ और वो हमें बेवजह परेशान ना करें। तो डॉक्टर साहब, क्या आज तक कोई हमला किसी डॉक्टर पे हुआ भी है, सिर्फ धमकी मिली? नहीं, हमला हुआ है, लगभग 2-3 साल पहले की बात है। भाई जो है ना, यहाँ पे पास में ही एक कस्बा है, वहाँ पे हुआ था तो हमला। लेकिन और भिवानी में भी हुआ था 5-6 साल पहले एक गुरुग्राम का भी हमने सुना था कुछ समय, हाँ। साल 2 साल पहले भी हुआ था। हाँ, तो हम मतलब ये है कि और यहाँ भी हुआ था, रोहतक में भी हुआ था, 4-5 साल पहले की बात है। तो निश्चित तौर पे अलग-अलग समय पे ये हमले हो जाते हैं, तभी तो। और वो जानबूझ के हमले करते हैं, ताकि जो है ना डॉक्टर कम्युनिटी में डर बैठाने के लिए ये हमले किए जाते हैं। तो डॉक्टर को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? वैसे तो व्यापारियों को तो आम बात होती है। सिंगल आउट इसलिए कर रहे हैं ना जी, मैंने बताया कि नंबर 1, हमें सुरक्षा के लिए हमारे पास कोई हथियार वगैरह नहीं होता। शायद आप शरीफ ज्यादा हो, हाँ, शरीफ हैं। किताबों के अलावा दुनिया का और पता ही कुछ नहीं पता होता। ही नहीं होता, तो उनको ये लगता है कि भई ये प्रोटेक्ट तो कर नहीं पाएगा, तो अपना बजा लो। तो ढोल है, ढोल को बजाओ। डॉक्टर साहब, मेरे पास इनपुट, क्योंकि पत्रकार हैं हमारे हाँ जी। पास, तो सब जगह से बातें आती है। हमारे पास ये भी इनपुट है कि कुछ डॉक्टर्स इस सारे माहौल को देख करके, पुलिस की सुरक्षा लेने के बावजूद भी रवैये को देख करके चुपचाप कभी कभी सेटलमेंट भी कर रहे हैं मजबूरी में। हाँ, हाँ। कोई नहीं न होता। नहीं, कर रहे हैं निश्चित तौर पे, ये सारा अंडरग्राउंड काम हो जाता है कई बार कि भाई कोई इतना डर जाए और बहुत ज़्यादा असुरक्षा की भावना आ जाए, या इतना दबाव पड़े, तो दबाव में आके कर लेते हैं। और भी है इसके कि कुछ लोग अपना प्रैक्टिस ही छोड़ दी है। 1-2 डॉक्टर का मुझे मालूम है जिन्होंने प्रैक्टिस ही छोड़ दी, या अपना यहाँ से बाहर माइग्रेट कर गए, यूएसए चले गए या और कहीं चले गए, क्योंकि उनको धमकी इतनी बार मिली कि वो नहीं सस्टेन कर पाए। उनको धमकी मिली, उनको कहीं बाहर से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली, हाँ, नहीं मिली, तो वो देश ही छोड़ गए, देश छोड़ गए, या अपना जो है प्रैक्टिस ना, छोड़ गए।
या प्रैक्टिस छोड़ गए अपना। कितनी कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर बने। बिल्कुल, और वे कईयों ने व्यवसाय छोड़ दिया अपना, और कोई जैसे कोई रिलेटिव का बिजनेस था उसमें साझेदारी करके अपना बिजनेस में शामिल हो गए। अब भाई ये तो नहीं कर पाएंगे, अब कैसे काम करें। जो दूसरों की जान बचाते हैं, अपना जीवन का जो प्राइम टाइम है जी वो खर्च करके और वो इतना कुछ करते हैं, तो उनके मुद्दे भी समाज तक जाएं और पुलिस प्रशासन, देश, हमारे प्रदेश की सरकार, देश की भी सरकार इस बात का संज्ञान ले और डॉक्टरों को एक बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करे ताकि वो जनता की सेवा तन्मयता से पूरे समर्पण के साथ ऐसे करते इसी तौर पे आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं चाहूँगा कि भाई आप ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और सरकार तक पहुँचाएं ताकि वो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस मुद्दे पर ज़रूर कमेंट करेंगे। कृपया करके किसी डॉक्टर का पर्सनली नाम लेके कमेंट ना करें क्योंकि हम किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहते। इश्यू इम्पोर्टेंट है और जो इश्यू है उस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपके पास भी इसी तरह का कोई इनपुट है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएँ। पर किसी, क्योंकि सुरक्षा यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी का नाम ना लें। डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया। जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।